हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रोसेस कोस्टिंग। ये कोस्ट अकाउंटिंग का ही एक चैप्टर है, तो आज हम इसके बारे में डीप पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर हम प्रोसेस कोस्टिंग पढ़ रहे हैं तो हमें ये जानना जरूरी है कि प्रोसेस का मतलब क्या होता है। तो प्रोसेस का मतलब होता है प्रक्रिया, कि एक एक्टिविटी जो कि स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट हो रही है। ठीक है, आपको कोई भी काम अगर आपको करना है तो उसके लिए आपको कुछ कुछ करके स्टेप्स करने होंगे, तो दैट इज प्रोसेस, एन एक्टिविटी विच इज कंप्लीटिंग स्टेप बाय स्टेप। तो हम आते हैं कि प्रोसेस पोस्टिंग होती क्या है। पोस्टिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कि जो प्रोसेस होती है ना, हर एक स्टेप होता है वो एक कोस्ट सेंटर होता है। ठीक है, अगर हम दूसरे वर्ड्स में कहना चाहें तो इसमें जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल हमारा पहला स्टेप होता है, तो रॉ मटेरियल से हम जो फर्स्ट प्रोसेस में डालेंगे ना उसको, तो वो एक तरीके से इनपुट की तरह काम करता है कि separate process accounts are maintained for each process and all expenses relating to that particular process will be denoted and separate cost of each process will be calculated। कि जो सेपरेट हर प्रोसेस का एक सेपरेट अकाउंट बनाया जाएगा और उस प्रोसेस के दौरान कितना खर्चा हुआ है, कितना हमारा आउटपुट आया है, उसके अकॉर्डिंग हम हर प्रोसेस का ईच प्रोसेस का कोस्ट निकालेंगे और जब हमारा फाइनल आउटपुट रेडी हो जाएगा तो उसमें से उसको डिवाइड करके फिर हमारी जो है पर प्रोसेस की मतलब टोटल आउटपुट की और पर प्रोसेस की कोस्ट निकल जाएगी। जो आउटपुट होगा वो हर स्टेप पे इनपुट की तरह यूज होगा और जो फिनिश गुड्स होगा तभी जाके हम उसकी टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए एक फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं कि कोस्ट पर यूनिट अगर हम यूज कर सकते हैं कि कोस्ट पर यूनिट अगर हम निकालने हैं तो उसका फॉर्मूला होगा कि टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय यूनिट प्रोड्यूस। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सा कॉन्सेप्ट है, बट इतना भी कॉम्प्लेक्स नहीं है। नेक्स्ट में हम अभी कुछ देर बाद हम इसकी न्यूमेरिकल भी करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ जाएगा कि एक्चुअली में ये है क्या। ठीक है, एक सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ पर ये प्रोसेस कोस्टिंग है, सिर्फ वही फर्म यूज़ कर सकते हैं जो कि आइडेंटिकल प्रोडक्ट को यूज़ करती है। ठीक है, जैसे कि कोई शुगर मिल है तो वो चीनी ही बना रही है ना। अब चीनी में तो कोई ज़्यादा 10-15 का टाइप नहीं है, 10-15 तरह का टाइप नहीं होता, चीनी तो चीनी है। ठीक है, या फिर कोई कंपनी अगर है आटा बना रही है या फिर कोई ऐसी कोई सोप बना रही है, साबुन जिसे हम कहते हैं, तो उसमें वैरायटीज हो सकती है लेकिन प्रोसेस सेम रहती है बनाने की। तो वहाँ पर प्रोसेस कोस्टिंग यूज हो सकती है। अब देखो इसके हम प्रैक्टिकल पे आ जाते हैं, तो हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेंगे जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ 10 यूनिट प्रोड्यूस हो रही है। क्योंकि छोटे वैल्यू से एग्जांपल लेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, बड़े से लेंगे तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा फिर से। ठीक है, तो सबसे पहले हमने मटेरियल लिया, रॉ मटेरियल जिससे हमारा सामान बनेगा। उसके बाद हम उसको प्रोसेस वन, फॉर एग्जाम्पल अगर हमने गन्ने लिए और हमें चीनी बनानी है तो सबसे पहले हमने गन्ने को धोने के लिए डाला। ठीक है, उसमें हमारे 100 रुपये लग गए। ठीक है, सेकेंड स्टेप में हम गन्ने को काटने के लिए उसमें हमारा 150 रुपीज़ लग गए। ठीक है, थर्ड स्टेप में वो गन्ना है जो हमारा, उसको हम सैचुरेट करने के लिए ले रहे हैं। ठीक है, उसमें से जूस वगैरह निकालने के लिए, उसको ग्राइंड करने के लिए, बट एवर जो भी स्टेप होता हो, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है। ठीक है, तो अगर सपोज उसमें हमारे 200 रुपये लग गए। नेक्स्ट हमारा फोर्थ स्टेप आता है कि हम जो है उसमें से जूस को फिल्टर करने के लिए ले रहे हैं। ठीक है, और उसमें से जो है शुगर बना रहे हैं, जो भी क्रिस्टलाइजेशन वट जो भी मेथड होता है उसके अकॉर्डिंग। तो सपोज उसमें 250 रुपीज़ लग गए एंड फिनिश गुड में हमें शुगर बना ली, उसको पैक कर लिया, सारा स्टेप हो गया, हमारे पास शुगर के पैकेट्स एज रेडी होके आ गए। तो अब अगर मैं इन चारों स्टेप का कैलकुलेट करूँ तो मेरे पास 700 रुपये की कॉस्ट आ गई है, जो कि सभी प्रोसेस की मिलाकर कॉस्ट है। और जैसे कि मैंने बताया था कि फॉर्मूला होता है कि टोटल कॉस्ट में से हमको यूनिट्स डिवाइड करनी है। कितनी यूनिट बनी? 10 यूनिट। तो 700 डिवाइडेड बाय 70 रुपीज़ इक्वल्स टू 700 डिवाइडेड बाय 10 इक्वल्स टू 70 रुपीज़ पर यूनिट की कॉस्ट आ। ठीक है, तो ये हमारा प्रोसेस कॉस्टिंग होता है, जिसमें एक बार फिर से हम पढ़ी, जो हमारी प्रोडक्शन होती है उसके हर प्रोसेस का अलग से कॉस्ट निकलता है। देन एट लास्ट में जितनी भी हमारी प्रोसेस है उन सबकी टोटल कॉस्ट को यूनिट से डिवाइड कर देना है। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। अब हम इसके फीचर्स पर ज़्यादा कुछ नहीं करना। अब हम इसके फीचर्स पर, तो इसका पहला फीचर ये होगा कि जो हमारी प्रोडक्शन है वो अलग अलग स्टेजेस में डिवाइड होगी। जैसा कि अभी हमने चीनी का एग्जांपल लिया था, तो गन्ने से चीनी बनाने में अगर हमें 4 स्टेप्स लगते हैं तो वो 4 जो है हमने पहले से डिवाइड कर लिया। भाई 4 होंगे, 4 से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। और इसके बाद जो सीक्वेंस होता है ना कि पहले हमें धोना है, फिर काटना है, फिर जूस निकालना है, फिर फिल्टर करना है, वटेवर, जो भी सीक्वेंस है वो प्री डिटरमाइंड होना चाहिए, मतलब पहले से तय होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने कुछ उल्टा कर दिया तो उससे जो हमारी कॉस्ट जो अच्छे से नहीं निकल पाएगी। थर्ड आता है कि कॉस्ट ऑफ ईच प्रोसेस, जो हर प्रोसेस की कॉस्ट है वो सेपरेटली मेजर होती है। एंड नेक्स्ट आता है कि जो भी हमारा फर्स्ट प्रोसेस में से पहली प्रोसेस में, जैसे मैंने बताया कि गन्ना अगर धुल रहा है, ठीक है, तो धुलने के बाद जब वो नेक्स्ट स्टेप में जाएगा, कटने के लिए जाएगा, ठीक है, तो वो इनपुट की तरह यूज होगा।
मतलब एज अ रॉ मटेरियल ही यूज होगा, और जो जब तक वो इनपुट में यूज होगा तब तक फिनिश गुड्स बनकर उसको फिनिश गुड्स अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। प्रोडक्ट जितने भी हमारे बन रहे हैं वो आइडेंटिकल होने चाहिए और स्टैंडर्डाइज्ड भी होने चाहिए। आइडेंटिकल मतलब जैसे कि मैंने कहा कि चीनी बन रही है, अगर चीनी का हम 10 किलो का बैग बना रहे हैं, पहली बात तो चीनी ही बननी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम गुड़ बना रहे हैं या शक्कर बना रहे हैं, नहीं। तो उसके बाद स्टैंडर्डाइजेशन में आ जाता है कि अगर हम 10 किलो के पैकेट को 1 यूनिट मानते हैं तो हमारे सारे के सारे पैक 10 किलो ही बनने चाहिए। ऐसा नहीं कि एक 10 का बना लिया, एक 5 का बना लिया, एक 50 का बना लिया, एक 25 का बना लिया, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, सब आइडेंटिकल एंड स्टैंडर्डाइज होना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप आता है कि प्रोसेस जो है कंटिन्यूसली चल रही है। देखो, जब तक हमारा एक स्टेप पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता, एक पूरी जो आउटपुट बन के तैयार नहीं हो जाता, तब तक हम उसको रोक नहीं सकते। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक स्टेप आज कर लिया और दूसरा स्टेप 2 दिन बाद करें, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। फिर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो भी कॉस्ट है ना, वो सारी की सारी इंक्लूड होगी। डायरेक्ट कॉस्ट भी इंक्लूड होगी और इनडायरेक्ट कॉस्ट भी इंक्लूड होगी। और जो नॉर्मल लॉस है वो भी हो सकता है। देखो, नॉर्मल लॉस श्रिंक, कोई सामान बना रहे हैं तो वो श्रिंक होने की वजह से, या फिर कुछ जूस वगैरह बन रहा है तो इवोपोरेशन की वजह से क्वांटिटी कम हो जाती है। तो नॉर्मल लॉस है रॉ मटेरियल का, वो हो जाता है, तो वो नॉर्मल ही कंसिडर करना है, उसको कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं करना है। और जो बाई प्रोडक्ट है वो भी बन जाते हैं। जैसे कि अगर हम चीनी का एग्जांपल ले लेते हैं, तो जो गन्ने का जो बचता है ना बुरादा टाइप, या फिर अगर हम नारियल का कुछ बना रहे हैं तो नारियल का पाउडर बच जाता है, तो एक बाई प्रोडक्ट होता है, तो उसको भी हम नॉर्मली ही कंसिडर करेंगे। वैसे तो मैंने आपको पहले बता रखा है, लेकिन चलो एक बार फिर से हम उसको देख लेते हैं कि कौन कौन सी इंडस्ट्री मेन होती है। तो केमिकल इंडस्ट्री हो गई हमारी, ऑयल रिफाइनरी हो गई, क्योंकि ऑयल रिफाइनरी में देखो ऑयल ही बनता है। ऐसा तो है नहीं वहाँ पे ऑयल भी बन रहा है, पकौड़े भी बन रहे हैं, नहीं, ऑयल ही बन रहा है। ठीक है, फिर आते हैं शुगर मिल, चीनी का तो हम एग्जांपल लेते ही आ रहे हैं। सोप मैंने बताया था कि साबुन की इंडस्ट्री भी इसे यूज करते हैं, और पेपर इंडस्ट्री जहाँ पे कागज बनता है। ठीक है, और भी कुछ इंडस्ट्रीज है, बट ये मेनली जो ये वाली इंडस्ट्री थी ना जो आइडेंटिकल प्रोडक्ट यूज करती है, वो हमारी मेन थी। फिर उसके एडवांटेज क्या होते हैं? तो देखो, इसका पहला एडवांटेज होता है कि सिंपल है और इकोनॉमिकल है। सिंपल माने एकदम सीधा साधा सा तरीका है, और इकोनॉमिकल माने ज्यादा खर्चा नहीं आता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि स्पेशल कॉस्ट हमारी इंक्रीज हो रही है, कुछ महंगा पड़ रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। फिर उसके बाद जो इसकी नेक्स्ट एडवांटेज होती है कि मैनेजरियल कंट्रोल हमारा अच्छा हो जाता है, क्योंकि जब हम हर प्रोसेस पे फोकस करते हैं तो उसको हम जो है एफिशिएंसी से कर सकते हैं। फिर आता है एक्यूरेट कॉस्ट। अब क्योंकि हम एक ही प्रोसेस का कॉस्टिंग कर रहे हैं, टोटल का एक साथ नहीं कर रहे हैं, तो हमारा बर्डन कम है, तो जो उस प्रोसेस का जो कॉस्ट होगा ना वो बड़े ही अच्छे से और एकदम एक्यूरेट निकल कर आएगा। फिर आता है इजी एलोकेशन ऑफ एक्सपेंसेस। फिर वही रिपीट होता है कि अगर प्रोसेस हमारी, हर प्रोसेस की कॉस्टिंग अगर हमारी हो रही है, तो जो एक्सपेंसेस होंगे ना उस प्रोसेस के, वो बहुत ही अच्छे से एलोकेट हो जाते हैं, कि हमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहती कि भाई ये वाला जो कॉस्ट है ये प्रोसेस 1 का कॉस्ट था, ये 2 का कॉस्ट था, क्योंकि एक प्रोसेस के कंप्लीट होने पर ही हम उसकी कॉस्ट जो है वो डिटरमाइन कर लेते हैं, उसको अकाउंट्स में लिख लेते हैं। अब प्रोसेस कॉस्टिंग में दिक्कतें क्या, प्रॉब्लम्स क्या? सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि कुछ जॉइंट प्रोडक्ट भी साथ में बन जाते हैं। जैसे मैंने बताया था कि कोकोनट पाउडर बन जाता है, अगर हम कोकोनट मिल्क बना रहे हैं, ठीक है, तो जॉइंट प्रोडक्ट बन गया। अब उस जॉइंट प्रोडक्ट की कॉस्ट को सेपरेट करना, जो जॉइंट कॉस्ट निकल कर आती है उसको एक्चुअल प्रोडक्ट की कॉस्ट से सेपरेट करना, वो बहुत ही लेथार्जिक होता है, बहुत ही मुश्किल होता है, थका देने वाला होता है। ठीक है, वहाँ पे कभी कभार रिलायबिलिटी और एक्यूरेसी भी कम हो जाती है हमारे कॉस्ट की। फिर नेक्स्ट आता है कि नॉर्मल वेस्टेज जो होती है ईच स्टेप पर होती है, हर स्टेप पर कुछ ना कुछ चीज़ें जो है कर रिड्यूस हो या फिर वेस्ट हो सकता है नॉर्मल। तो वो जो कॉस्ट निकली है उस नॉर्मल वेस्टेज की वजह से, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ करना है, कौन से स्टेप पर करना है, और उसका एब्जॉर्प्शन कहाँ करना है, मतलब उसका जो है भुगतान कहाँ करना है, कहाँ से उसको पैसे निकालना है, तो वो भी बहुत हैंडल करने में हार्ड है। ठीक है, इसलिए कुछ लोग प्रोसेस कॉस्टिंग को अवॉइड भी करते हैं। प्रॉब्लम जो है प्रॉफिटेबिलिटी, हर प्रोसेस का कॉस्ट तो चलो हमने निकाल लिया, लेकिन हर प्रोसेस पे प्रॉफिटेबिलिटी निकालना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी जब वो फाइनल प्राइस में सेल होगा तभी जाके हमें पता चलती है। तो यहाँ पर जो है थोड़ी दिक्कत आ जाती है। प्रोसेस कॉस्टिंग की लिमिटेशंस क्या होती है? सबसे पहले लिमिटेशन, यहाँ पे कंट्रोल जो है पॉसिबल ही नहीं है, कंट्रोलिंग पॉसिबल ही नहीं। कंट्रोलिंग में क्या करते हैं, कंट्रोलिंग में सबने 12th क्लास में 11th क्लास में पढ़ा हुआ है। कंट्रोलिंग में क्या होता है
कि हमने अपना स्टैंडर्ड पहले से फिक्स किया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग प्रोसेस तो चल रही है, तो ठीक है, नहीं चल रही तो डेविएशन आ रहे हैं तो उसको हम सही करते हैं। लेकिन यहाँ पर तो हर प्रोसेस के बाद सब कुछ हम कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है, प्रोसेस की कॉस्ट निकाल रहे हैं अलग से, तो हमें पता कैसे चलेगा कि स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग चल रहा है या नहीं हो रहा है। यहाँ पे कंट्रोलिंग पॉसिबल नहीं है। सेकेंड होता है कोस्ट बेस्ड असम्पशन, जो है यहाँ पे रॉन्ग है। इस प्रोसेस में हमारी इतनी कॉस्ट आ गई है, फिर अगर हम इतना प्रोडक्ट बनाएंगे तो हमारी कॉस्ट जो है कम हो जाएगी, तो थोड़ा कॉस्ट असम्पशन यहाँ पे मुश्किल होता है। थर्ड, जॉइंट कॉस्ट की वजह से ये रिलायबल है बहुत कम, क्योंकि जॉइंट कॉस्ट जैसे कि हमें पढ़ा था सेपरेट करना मुश्किल होता है, तो इसकी वजह से कोई बार यहाँ पे दिक्कत हो जाती है। अब आता है कि प्रोसेस अकाउंटिंग का जो हमारा अकाउंट बनता है ना, वो कैसे बनता है। तो हम इसमें पढ़ते हैं कि डेबिट साइड में क्या आता है अकाउंट के, डेबिट साइड में क्या आता है अकाउंट के, और अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्या आता है। तो देखो अकाउंट के डेबिट साइड में सबसे पहले आता है हमारा ओपनिंग बैलेंस की हमने कितनी रॉ मटेरियल जो है यूज़ करनी है, ठीक है। उसके बाद आता है डायरेक्ट मटेरियल, जितना भी मटेरियल हमारा प्रोसेस के लिए यूज हुआ है, कितना मटेरियल यूज़ किया है। जैसे कि अगर हम चीज़ बनाने तो हमने गन्ना कितना यूज़ किया, पानी कितना यूज़ किया है, उसमें कोई अगर कुछ डल रहा है, अगर उससे कोई एक्स्ट्रा फ्लोराइड डल रहा है तो वो कितना यूज़ किया है। फिर डायरेक्ट लेबर में आता है कि हमारे वेजेस कितने पे की, सैलरी कितनी पे की, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हो गई, ये सब हमारे डायरेक्ट लेबर में आता है। सॉरी, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आता है हमारा इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, डायरेक्ट लेबर में वेजेस एंड सैलरी जाती है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आ गया हमारा इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा हो गया, ठीक है, और भी अगर हमें कुछ भी चीज़ उसमें लगी है उसका खर्चा। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब जो कि हमें किसी पर्टिकुलर सिचुएशन की वजह से एक्सपेंसेस लगते हैं, दैट इज इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। और एबनॉर्मल गेन भी डेबिट साइड में आता है। एबनॉर्मल गेन क्या होता है? एबनॉर्मल गेन वो होता है कि जैसे सपोज हमने माना था कि इस प्रोसेस के बाद हमें 1000 रुपये का फायदा होगा, लेकिन एक्चुअल में हो गया हमें 1500 का फायदा, लेकिन क्योंकि जो 500 रुपये जो फालतू फायदा हुआ है ना, दैट इज एबनॉर्मल गेन, ठीक है। तो अब आ जाते हैं हम क्रेडिट साइड पे। क्रेडिट साइड में आता है बाय प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट साथ में बन गया है दैट इज बाय प्रोडक्ट, ठीक है। फिर आता है नॉर्मल प्रोसेस लॉस। नॉर्मल प्रोसेस में वो जो सारे लॉस होते हैं, फिर चाहे वो श्रिंकेज की वजह से आए, इवोपोरेशन की वजह से आए, किसी भी अदर रीजन की वजह से जो प्रोसेस में जो होता है दैट इज नॉर्मल प्रोसेस लॉस। फिर आता है एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस क्या होता है? एबनॉर्मल लॉस जैसे कि मैंने आपको एबनॉर्मल गेन अभी बताया था, बिल्कुल उसी तरीके से होता है कि अगर हमने डिसाइड किया था कि इसमें मतलब हमने अंदाजा लगाया था, फोरकास्ट किया था कि 1000 रुपये का घाटा होगा, लेकिन हो गया उसमें 1200 रुपये का, तो जो फालतू घाटा हुआ है ना 200 रुपये का, दैट इज अबनॉर्मल लॉस। और जो फिनिश गुड्स बन के हमारी तैयार हुई है उनकी वैल्यू भी क्रेडिट साइड में ही लिखी जाती है। अब देखो इसमें हमने बहुत बार पढ़ा है कि इसमें आती है कि जो नॉर्मल प्रोसेस प्रोडक्शन सिचुएशन में जो वेस्ट होता है ना, जो जिसको कि हम कम्प्लीटली एलिमिनेट नहीं कर सकते, जो कि होगी ही होगी, फिर चाहे वो श्रिंकेज की वजह से हो, इवोपोरेशन की वजह से हो, या फिर हमारी कॉस्ट बढ़ गई है किसी चीज़ की, उससे जो घाटा हो रहा है वो, ठीक है, वो हमारे होती है नॉर्मल वेस्टेज। अब एबनॉर्मल वेस्टेज का अब एबनॉर्मल वेस्टेज का अब नॉर्मल वेस्टेज होते हैं जो कि हमारी अनएक्सपेक्टेड रीजंस की वजह से होती है। जैसे कि अगर हमने कोई लापरवाही केयरलेसनेस कर दिया है, कोई गलत डिसीजन ले लिया है, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई मशीन खराब हो गई, ठीक है, कोई एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, और भी कोई रीजन होता है उसकी वजह से हमारी कॉस्ट बढ़ जाती है, जो कि नहीं बढ़नी चाहिए थी। दैट इज अवर। थैंक यू सो मच गाइस, यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल। जो भी आपको प्रॉब्लम हो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, एंड अगर आपको कोई टॉपिक है जो आपको प्रिपेयर करना है, आप नहीं प्रिपेयर कर पा रहे हैं, तो उसके लिए भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, उसके ऊपर भी वीडियो बहुत जल्द से जल्द आएगी।